आज लोकतंत्र और हिंदी दोनों की आत्मा बड़ी दुखी होगी, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हिंदी में लोकतंत्र लिखना नहीं आता। और लोकतंत्र इसलिए दुखी होगा क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने वाले नेताओं को लोकतंत्र भी सही तरीके से लिखना नहीं आता। तो आज भारत के संसद भवन परिसर में लोकतंत्र का भी अपमान हुआ है और हिंदी का भी अपमान हुआ है। आप सबसे पहले इस बैनर को देखिए। इस बैनर में क्या लिखा है? SIR लोकतंत्र पर वार लिखने की कोशिश यही की गई है, लेकिन इसमें लोकतंत्र जो लिखा गया है उसकी जरा स्पेलिंग को देखिए। हमारे देश में अगर कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी होगा, वो भी देखकर बता देगा कि लोकतंत्र ऐसे नहीं लिखा जाता। लोकतंत्र कैसे लिखा जाता है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए नीचे अगर आप पट्टी देखेंगे अपनी स्क्रीन पर तो वहां भी लोकतंत्र लिखा हुआ है। सही लोकतंत्र ऐसे लिखा जाता है। लेकिन आज ये बड़े बड़े नेता, जिनमें से कई पूर्व मंत्री भी होंगे, बड़े बड़े सांसद, जो लोकतंत्र को बचाने के नाम पर आज ये बैनर लेकर आए थे, वो खुद लोकतंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, और लोकतंत्र की स्पेलिंग गलत है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदी का भी अपमान है और ये लोकतंत्र का भी अपमान है। आप लोकतंत्र को बचाने चले थे, कम से कम लोकतंत्र ठीक से लिख तो देते। मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज कांग्रेस ने दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर बिहार में SIR के मुद्दे पर संसद भवन के परिसर में एक विरोध प्रदर्शन किया। इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे। लेकिन आज इस विरोध प्रदर्शन से ज्यादा इस बैनर की चर्चा हो रही है। हैरानी इस बात की है कि इस प्रदर्शन में विपक्ष के बड़े बड़े नेता और सांसद शामिल थे, लेकिन किसी का भी ध्यान शायद इस बैनर पर गया नहीं, या फिर उन्हें यह पता नहीं है कि लोकतंत्र कैसे लिखा जाता है। और अब यह कहा जा रहा है कि जिन्हें लोकतंत्र लिखना नहीं आता वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? तो आपने देख लिया लोकतंत्र यहां किस प्रकार से लिखा गया है। आज हिंदी भी बड़ी शर्मिंदा होगी और लोकतंत्र भी बहुत शर्मिंदा होगा। बिहार में SIR के विरोध के अब दो पोस्टर बॉयज हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। दिल्ली में राहुल गांधी और पटना में तेजस्वी यादव इस मोर्चे को संभाल रहे हैं। 55 वर्ष के राहुल गांधी और 35 वर्ष के तेजस्वी यादव ने बड़े जोर शोर से इसी महीने बिहार से अपना चुनावी अभियान शुरू किया था। लेकिन अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SIR का विरोध करते करते लोकतंत्र और चुनाव का ही विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं का विरोधी बनते जा रहे हैं। आज SIR पर राहुल गांधी की नॉनसेंस वाली पॉलिटिक्स और तेजस्वी यादव के डर को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। इन्हें किस चीज का डर है? इस विवाद के बीच चुनाव आयोग ने भारत के भविष्य को लेकर आज देश के लोगों से दो बहुत बड़े सवाल पूछे हैं। और हमें सूत्रों से यह पता चला है कि चुनाव आयोग आप सब से क्या पूछ रहा है। दो सवाल हैं जो चुनाव आयोग ने भेजे हैं और आज आप इन सवालों को ध्यान से सुनिएगा। चुनाव आयोग कहता है, पहला सवाल, अपने प्यारे भारत का भविष्य, भारत का संविधान ही तो भारत के लोकतंत्र की जननी है। तो क्या इन बातों से डरकर चुनाव आयोग ऐसे लोगों के बहकावे में आकर मरे हुए मतदाताओं, स्थायी तौर से प्रवास कर गए मतदाताओं, 2 जगह पर वोट बनवा चुके मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने के मार्ग को पहले बिहार में और फिर पूरे देश में संविधान के विरुद्ध जाकर ऐसे लोगों का मार्ग प्रशस्त कर दे? ऐसा उन्होंने सवाल पूछा है। सवाल अगर आपको थोड़ा लंबा लगा हो तो मैं आपको संक्षिप्त में करके बताता हूं। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि क्या हम इन सारे लोगों के दबाव में आकर, जो पुराने वोटर्स जो अब जिंदा नहीं हैं, मृत हो चुके हैं, ऐसे मृत वोटर्स जो अब दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर चुके हैं, ऐसे वोटर्स जिन्होंने 2-2 जगह वोट बनवाए रखे हैं, ऐसे वोटर्स, फर्जी वोटर या विदेशी वोटर्स को हम हमारे देश के चुनाव में वोट डालने दें? क्या हम दबाव में आकर ये काम करें?
और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि शुद्ध मतदाता सूची और निष्पक्ष चुनाव मजबूत लोकतंत्र के लिए क्या नींव का पत्थर नहीं है? इन यक्ष प्रश्नों पर तो कभी ना कभी हम सबको और भारत के सभी नागरिकों को मिलकर राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर गहन चिंतन करना होगा। और आप सभी के लिए इस अत्यावश्यक चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त समय का शायद अब भारत में आगमन हो चुका है। ये संदेश है चुनाव आयोग का आपके लिए। आज मैं भी आपसे ये कहता हूं, आप सब इसके बारे में सोचिएगा कि चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए। जो वोटर आज जिंदा नहीं हैं, क्या उनकी वोटों को ऐसे ही वोटर लिस्ट में चलने देना चाहिए ताकि कोई दूसरे लोग आके उनके नाम से वोट डाल दें? जो लोग यहां के नागरिक नहीं हैं, जो घुसपैठिए हैं, क्या उनकी नकली फर्जी वोटिंग को ऐसे ही जारी रखना चाहिए? भारत में लोकतंत्र के भविष्य के लिए ये दोनों सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये दोनों ही सवाल नॉनसेंस हैं। जब राहुल गांधी से चुनाव आयोग के इन सवालों पर जवाब पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब। मैंने जो कल बोला था कि देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, राइट? ये सवाल राहुल गांधी के लिए राहुल गांधी को इतना चुभता क्यों है? वो इसे नॉनसेंस क्यों कह रहे हैं? इसका बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी को महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी कांग्रेस की हार साफ दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी को रोक नहीं पाया, कांग्रेस इसे रोक नहीं पाई। खुद कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटें मिली और अब 99 सीट वाली पार्टी का कोई नेता अपने आप को देश की राजनीति का सबसे बड़ा नेता कैसे मान सकता है? राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि चाहे चुनाव हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, हर मुद्दे पर बिना तथ्यों को जाने दुष्प्रचार करके ही उनकी राजनीति ऐसे ही आगे चल सकती है। इसे हम हिट एंड रन की राजनीति भी कहते हैं। बिना सबूतों के, बिना आधार के आरोप लगा दीजिए और भाग जाइए। आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी कभी मत लीजिए। अब कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर हमारे पास है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इसलिए हार गए क्योंकि महाराष्ट्र से वोटों की चोरी हो गई, यानी चुनाव में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। अब कांग्रेस के ही एक नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सह प्रभारी और एआईसीसी के पूर्व सेक्रेटरी आशीष दुआ ने अखबार में एक लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर ही सवाल उठाए हैं और आज मैं वो लेख लेकर आया हूं। ये मेरे सामने है, देखिए इसका हेडर, इसकी हेडलाइन अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है एआईसीसी मेंबर राइट्स ऑन कांग्रेसेस महाराष्ट्र लॉस। और देखिए आखिर में क्या है, वी हैव नो वन टू ब्लेम बट आवरसेल्व्स। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में हार के लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, दोषी हम खुद हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के लिए पार्टी की आंतरिक कमजोरियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने यहां लिखा है कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे और नेतृत्व के मुद्दों पर असहमति ने ही इस गठबंधन को कमजोर किया। महाराष्ट्र में बीजेपी को हताश विपक्ष का फायदा मिला, जो आखिर तक सीटों के बंटवारे पर आम राय नहीं बना पाए। आंतरिक कलह और क्षेत्रीय नेताओं के बीच तालमेल की कमी कांग्रेस के हार की वजह बनी। वो ये भी लिख रहे हैं कि परिवारवाद से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। दूसरी पार्टियां चुनाव लड़कर हारती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अंदरूनी लड़ाई की वजह से हारती है। जो कांग्रेस को जीत दिलाते हैं उन्हें इसका कोई श्रेय नहीं दिया जाता। कमिटियां बनाई जाती हैं, लेकिन पार्टी में कोई बदलाव नहीं होता। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि क्यों कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े खानदान और बड़े बड़े नेताओं ने यह पार्टियां छोड़ दी। कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए, जैसे बीजेपी गठबंधन को अपनी प्रभावी रणनीति, लाडली बहन योजना, इस प्रकार की योजनाओं की वजह से महाराष्ट्र में जीत मिली। राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं पर बीजेपी को जनता का अच्छा समर्थन मिला, यह कहना है कांग्रेस पार्टी के एक नेता का। और यह लेख किसी पत्रकार ने नहीं लिखा है,
ये लेख किसी बीजेपी के नेता ने नहीं लिखा है, कांग्रेस के नेता ने लिखा है ये लेख, और आज मैं इसे लेकर आया हूं, जो कहते हैं कि माई ओरिजिनल मोटिवेशन इज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, हाउ एवर ओवर द ईयर्स आई हैव विटनेस्ड हाउ साइकोफेंसी, यानी पार्टी में चाटुकारिता चलती है। जो काबिल लोग हैं उन्हें पीछे कर दिया जाता है, और जो बड़े बड़े खानदान से लोग आते हैं, जो चाटुकार होते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है। उन्होंने हरियाणा चुनाव का भी जिक्र किया है, महाराष्ट्र के चुनाव का भी जिक्र किया है, और वो ये कहते हैं इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट रादर देन ब्लेम। कांग्रेस पार्टी को, उनके नेतृत्व को अपने अंदर झांक कर आत्मविश्लेषण करना चाहिए, बजाय इसके कि बाहर जाकर किसी दूसरे को वो दोष दें। और अब देखते हैं कि आशीष दुआ ने ये जो लेख लिखा है, वो ये कहते हैं कि मैंने इसे पार्टी के हित में, पार्टी को जगाने के लिए ये कदम उठाया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी आशीष दुआ के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। जो उन्होंने सुझाव दिए हैं सारे सही सुझाव हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इन सारे सुझावों पर, राहुल गांधी इन सुझावों को सबसे पहले देखें, बजाय इसके कि चुनाव आयोग को दोष दें। कभी कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, कभी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली हो गई। सबसे पहले उन्हें अपना आत्ममंथन करना चाहिए, ये इस लेख में लिखा है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको आज का विचार दिखाएंगे।